एक सांसद वाली पार्टी के पास इतनी फंडिंग कहां से आ रही है? ये जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते खुद अमीर कैसे हो जाते हैं? हरियाणा के जिंद जिले की उचाना कला विधानसभा में बीती रात बड़ी घटना हुई है। उचाना कला में देर रात पूर्व डिप्टी सीएम जहां उचाना में दुष्यंत चौटाला व चंद्रशेखर के काफिले पर हमला किया गया है। अज्ञात लोगों ने काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया है। उचाना कला गांव में चंद्रशेखर की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जबकि चंद्रशेखर दूसरी गाड़ी में सवार होकर मौके से तुरंत भाग निकले। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी समय युवकों ने हंगामा कर दिया। बाद में अज्ञात लोगों ने चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत के काफिले की गाड़ी पर हमला कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लिया। अज्ञात लोगों ने गाड़ी को ईंट पत्थरों से हमला करके तोड़ा है। बता दें कि उचाना में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो के लिए आए थे। देर शाम को इनका काफिला उचाना कला गांव में पहुंचा था। दुष्यंत व चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे। इनकी कारें पीछे काफिले में थी। रोड शो के दौरान कुछ युवक काफिले में घुस गए और हो हल्ला करने लगे। उन्होंने धूल मिट्टी उड़ानी शुरू कर दी। इसी बीच किसी ने पत्थर उठाकर चंद्रशेखर की कार पर फेंक दिया। रोड शो को मौके पर रोक दिया गया। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में सूचना फैल गई कि दुष्यंत के काफिले पर हमला हो गया। कार्यकर्ता भी जुटने लगे। अचानक हुए इस हमले से हरियाणा की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और जांच की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी बहुत सावधानी बरत रहा है और इसी बीच उचाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और यहां पर दुष्यंत चौटाला व उचाना थाना एसएचओ के बीच बहस भी हुई। इस दौरान यहां खूब भीड़ जुट रही। बाद में चंद्रशेखर दूसरी कार से यहां से रवाना हुए। इससे पहले भी चंद्रशेखर रावण को दलित समाज के लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया था। चंद्रशेखर रावण सफीदों में प्रत्याशी के लिए संयुक्त रूप से प्रचार कर रहे थे। इस दौरान गांव सिंघाना में वाल्मीकि और धानक समाज के सैकड़ों लोगों ने चंद्रशेखर को काला झंडा दिखाकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया था और इस फैसले का सबसे पहले चंद्रशेखर रावण ने विरोध किया। भीम आर्मी चीफ ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण केवल एक समाज के लोगों तक सीमित रह गए हैं और उन्हें वंचित समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चंद्रशेखर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम के फैसला हमारे हक में है और चंद्रशेखर का विरोध हमारे खिलाफ, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वहां की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दावा किया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे मातोश्री मार्केट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में 5 अगस्त को रात 12 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए। 6 अगस्त को खुद उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली जाते समय वह किसके साथ थे। प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। 5 सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए अगर फिर से उल्टा होता है, इसलिए हम ये जानकारी सामने रख रहे हैं। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने यह दावा ऐसे टाइम पर किया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महायुति गठबंधन जल्द ही राज्य में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय होने का दावा भी कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी को भी विपक्षी गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बात नहीं बन पाई। वहीं महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सभी दल अभी से ही चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे और मुंबई में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया।
इस बैठक में राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और अन्य नेता भी उपस्थित रहे थे। बैठक में अमित शाह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी, ये तय है। महायुति को रोकने की ताकत किसी भी पार्टी में नहीं है। अमित शाह ने ये भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस रक्षक हैं। अमित शाह ने मुंबई पदाधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया है कि महायुति सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को पूरे जोश से चुनाव में काम करने की सलाह दी। 10% वोट बढ़ाने से भाजपा की कम से कम 20 से 30 सीट का इजाफा हो सकता है। पार्टी में अन्य दलों से लोग आने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। इसका ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 26 नवंबर तक करा लिए जाएंगे। आयोग ने विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अधिकारियों के साथ कई बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आम आदमी पार्टी के चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब डीटीसी की बसों पर नजर नहीं आए। साथ में कैलाश गहलोत के पोस्टर भी बसों से हटाए जाएंगे। दिल्ली परिवहन निगम ने सोमवार को पत्र जारी करते हुए ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह पूरा फैसला लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश के मिलन पर सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली परिवहन निगम की बसों और डिपो परिसर से सभी राजनीतिक पोस्टर तत्काल प्रभाव से हटा दें। सभी संबंधित डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार के सभी मंत्रियों के बैठक बुलाई। सीएम कार्यालय की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि यह बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय में हुई। सीएम ये बैठक आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से एक चिट्ठी मिलने के बाद बुलाई गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास के रुके हुए कार्यों को लेकर एक चिट्ठी सीएम आतिशी को लिखी थी। बताया गया है कि इसी मसले पर मंत्रियों की बैठक में चर्चा हुई। दरअसल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मसलों को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। आतिशी का सीएम बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, जिससे केजरीवाल आतिशी की लड़ाई भी हो रही है। इसको लेकर वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों सहित कई एरिया में विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल खुद तो कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री रहते, अब आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर जानबूझकर दबाव बना रहे हैं। इन्हीं सब पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, आतिशी मारलेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढे का शहर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में 9 साल उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया हैं, जिन्होंने 9 वर्षों में दिल्ली की सुध नहीं ली और अब विधानसभा चुनाव आने पर आम आदमी पार्टी को गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं आतिशी मारलेना को और बधाई देता हूं, क्योंकि इस राजनीतिक नौटंकी का अगला एपिसोड अभी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दिवाली तक हम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आगे इनकी नौटंकी शुरू होगी और अपनी स्क्रिप्टेड भाषा में कहेंगे कि बीजेपी ने हमको गड्ढा भरने नहीं दिया। दिल्ली में सीवर की सफाई ना होना, जल भराव होना, जल भराव से सड़कों का डूबना, गिरना और टूटना व गड्ढे होना, या पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल है, जिसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया है। मुझे आतिशी मारलेना सिर्फ ये बता दे कि वास्तव में सरकार बदल गई है क्या? दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए आम आदमी पार्टी ने काम क्यों नहीं किया? अब जब चुनाव सर पर आ गया है तो दिल्ली की जनता की याद आने का झूठा दिखावा आम आदमी पार्टी द्वारा किया क्यों जा रहा है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता और भी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। इस बीच कैथल के विधायक लीलाराम में रणदीप सिंह सुरजेवाला को भरे मंच से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चेतावनी दी। लीलाराम ने कहा कि अगर सुरजेवाला औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर गुंडागर्दी दिखाओगे तो शहर में हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। अगर सुरजेवाला किसी गलतफहमी में है तो दूर कर ले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं।
बता दें कि कैथल भाई उदय सिंह किले पर आयोजित जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे, जहां मंच से बोलते हुए लीला राम ने कहा कि सुरजेवाला के कार्यकर्ता आजकल बदतमीजी पर उतर आए हैं। वे जो होर्डिंग लगवाते हैं उनको रात को उतरवा देते हैं, जो सड़कों पर पोस्टर लगवाते हैं उनको फाड़ देते हैं, जबकि उन्होंने आज तक सुरजेवाला के कोई भी होर्डिंग और पोस्टर नहीं हटवाए। लीला राम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुरजेवाल अगर किसी गलतफहमी में हो तो दूर कर लो, हम वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे तरीके से जानते हैं। लीला राम ने कहा कि अगर सुरजेवाला औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो प्यार से चुनाव लड़ेंगे, अगर गुंडागर्दी दिखाओगे तो हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। बता दें कि पिछले चुनाव में भी लीला राम और हरदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ता के बीच शहर के आईटीआई बूथ पर झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को काफी चोटें भी आई थी। जिला प्रशासन द्वारा आईटीआई बूथ को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के टिकट पर कैथल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं एक दिन पहले कैथल के ब्राह्मण समाज सम्मेलन में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि सब जानते हैं कि इस देश का नेतृत्व सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश से आता है, इसीलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मारकर उनकी राजनीतिक मार के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ। इनका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं है। मैंने एक बार कहा था कि अपना नाम तो असली बता दिया करो, केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। वहीं आपको बता दें कि 18 अगस्त 2023 को रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो सभी लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। वो सभी लोग जो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करते हैं उनमें राक्षसी प्रवृत्ति है। मैं ऐसे लोगों को महाभारत की धरती से खड़े होकर शाप देता हूं। उनके इस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देख रहिए लाइव टीवी न्यूज। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में विशेष अदालत के निर्देश पर सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड्डा को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में हो रहे राजनीतिक षड्यंत्र के चलते वह काफी परेशान हैं और विवाद को खत्म करने के लिए सरेंडर करते हुए उन्होंने जमीन वापस करने का पत्र लिख दिया है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि वह प्राधिकरण से प्राप्त 14 प्रतिपूरक भूमि स्थल वापस कर देंगी। उन्होंने इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरे पति सिद्धारमैया जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में अपने मूल्यों को बनाए रखा है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरे पति को उनके राजनीतिक जीवन में कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अपने लेटर में पार्वती ने भूमि आवंटन विवाद से जुड़े आरोपों पर दुख जताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत धन या संपत्ति की मांग नहीं की। पार्वती ने बताया कि लोगों ने उनके पति को जो सम्मान मिलता है उसे देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है, जिससे उनके परिवार पर लगे झूठे आरोप और भी दर्दनाक हो जाते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों को वापस करना चाहती हूँ। मैं भूखंडों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास को वापस सौंप रही हूँ। प्राधिकरण कृपया इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए। इन सबके बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, वास्तव में यह पत्र मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे का होना चाहिए। जांच से बचने के लिए यह पत्र लिखा गया है। जब कुछ गलत नहीं किया गया तो भूखंडों को वापस क्यों किया जा रहा है? यह जग जाहिर है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जमीन घोटाला करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। आपको बता दें कि मुड्डा जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखते हुए लोकायुक्त जांच का आदेश दिया, जिसके बाद लोकायुक्त ने कोर्ट के आदेश पर सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और पत्नी के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बहादुरगढ़ पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी मोदी विरोध में पागल हैं। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी मोदी विरोध में ऐसे पागल हैं, ऐसे झूठ बोले जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब इनका जन्म हुआ होगा। साफ झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए भी कहा कि खड़गे साहब ने कहा वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक पीएम मोदी को हटा नहीं देंगे। दादा कृपया 1000 साल तक जिंदा रहें। क्या राजनीति में इतनी दुर्भावना होनी चाहिए? खड़गे ने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यह बयान दिया था। हालांकि खड़गे की तबीयत बिगड़ने पर पीएम मोदी ने फोन करके उनका हालचाल भी पूछा था। खड़गे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ा पलटवार किया था। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध भी जताया था। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 3 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पलवल में आखिरी रैली की। राहुल गांधी भी हरियाणा में खूब प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 2014 में अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई थी। तब मनोहर लाल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी थी। निर्दलीय और जेजेपी के सहारे सरकार चलाई थी। अब बीजेपी राज्य में हैट्रिक बनाने के जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन का नारा बुलंद करके वापसी की कोशिश में जुटी है।